हाँ, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। यस, सही सुना आपने, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, याद करो ये लाइट का एक्सटेंशन है। आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसका सेकेंड पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। ऐसे लाइट को तीन पार्ट में पढ़ते हैं: ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या मतलब है भाई? क्या है ये एक्चुअली में? क्या है ना, लाइट को शुरू में लोगों ने क्या कहिए, न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल नेचर माना था। लाइट को पार्टिकल नेचर माना था। ठीक है, लेकिन बहुत दिनों के बाद हाइजेंस साहब जो हैं, उन्होंने देखा कि नहीं यार, रिफ्लेक्शन तो पार्टिकल नेचर से डील हो रहा था। रिफ्रैक्शन है या इंटरफेरेंस जैसी घटना है, डिफ्रैक्शन जैसी घटना, कुछ लाइट में और घटनाएं घट रही थी जिसको पार्टिकल अगर माना जाए लाइट को, तो वो प्रूफ नहीं हो पा रहा था। बट रियलिटी में ऐसे कुछ इवेंट हो रहे थे, उसको तो मानना पड़ेगा, उसको तो समझना पड़ेगा ना भाई। ऐसे इवेंट हो रहे हैं तो न्यूटन, लेकिन न्यूटन उसके बड़े साइंटिस्ट हाइजन बहुत दिन तक दबे रहे, अपनी बात नहीं रख पाए, दुनिया के सामने रख पाए, दुनिया कुछ बोल ही नहीं पाई कि हाँ, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। बाद में पता चला या समझा, दुनिया समझी इस बात को, यस, लाइट मे बी ऑल्सो ए वेव नेचर। और उन्होंने हाइजन से लाइट को मैकेनिकल वेव माना था और कहा कि मैकेनिकल वेव है तो सन से लाइट कैसे आता है। तो उन्होंने थोड़ा सा एक सुपरफिशियल मीडियम की कल्पना कर ली थी, ईथर नाम था उसका, कि लाइट सन से और एटमॉस्फेयर के बीच जो वैक्यूम है, वहाँ पर एक मीडियम है जिसका नाम है ईथर, उसके थ्रू आता है लाइट। ठीक है, दैट्स इट। बाद में मैक्सवेल ने कहा कि लाइट मैकेनिकल नहीं है बल्कि नॉन मैकेनिकल। लेकिन जब तक हाइजेंस ने ये बात कही कि लाइट इज ए वेव नेचर, और उनकी हेल्प से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये सब फेनोमेना जो है प्रूव हो गया, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता था, किया जाने लगा। ठीक है, तो आज हम लोग, या हमारा पूरा 11th का वेव ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है ना, वो हाइजेंस पर बेस्ड है। ठीक है, तो अभी हम लोग को ज़्यादा जाना नहीं है कि मैक्सवेल ने क्या कहा, न्यूटन ने क्या कहा, डायरेक्ट आते हैं हाइजेंस पे। तो हाइजेंस जानने से पहले थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, वेव फ्रंट। वेव तो समझते हैं, हम लोग पढ़े 11th क्लास में कि प्रोपगेशन ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड वेव। किसी मीडियम में एनर्जी प्रोपगेट करता है विदाउट एक्चुअल प्रोपगेशन ऑफ द मैटर। कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस जो मैटर है वो नहीं प्रोपगेट करके सिर्फ एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसको कहते हैं वेव। राइट, ओके, फंटास्टिक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेव में। इस चैप्टर में खासकर एक टर्म आता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग वेव फ्रंट पे ही आते हैं। ठीक है, कि वेव फ्रंट क्या होता है भाई? ठीक है, कि वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट को समझने के लिए समझिए कि वेव एट ए फ्रंट, उसको समझने के लिए आपको एक साइमुलेशन का यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, अगर उसको देखेंगे तो शायद ज्यादा समझ में आएगा, पर फिर भी जैसे मान लीजिए वेव है या सोर्स ऑफ लाइट है, उसके बाद ले जाएंगे। सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से रे निकलेगा, और होता क्या है कि अगर एक ऐसा लाइट इज द वेव, और हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि जो वेव होता है तो लाइट का यहाँ पर यहाँ क्या करता है, वो डिस्टर्ब करता है यहाँ के मीडियम को वो डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब करेगा तो जिस अवस्था में यह मीडियम होगा, या यहाँ पार्टिकल का जो पार्टिकल है इस मीडियम में,
तो ये पार्टिकल मान लो, ये पार्टिकल P1 मान लो, ये पार्टिकल P2 मान लो, ये पार्टिकल P3 मान लो, ये पार्टिकल P4। तो इसका जो फेज होता है, फेज कहने का मतलब होता है उसका स्टेट ऑफ द पार्टिकल, मतलब उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलेरेशन, उसका पोजीशन, लोकेशन। अगर ऐसा पार्टिकल जिस सोर्स से निकला, हम ऐसे पार्टिकल को कलेक्ट कर रहे हैं जिस सारे पार्टिकल का सेम फेज हो, फेज मतलब सेम स्टेट ऑफ द मोशन में हो, तो सेम अवस्था में रहेगा, ऐसे सरफेस को कहते हैं वेव फ्रंट। फिर रिपीट कर रहा हूं, वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस है जहां पर हर पार्टिकल का फेज सेम होता है, ठीक है। ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ ए सरफेस इज एट द सेम फेज आर कॉल्ड वेव फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉइंट सोर्स ले ले, एक लाइट सोर्स ले ले, तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, अभी हम दिखाएंगे तो ये ज्यादा मजा आएगा आपको। आप देखिएगा, लाइट को लेते हैं भाई, अब हम एक सिंगल पल्स लेते हैं, स्लो रख देते हैं, ठीक है, स्क्रीन में लगा देते हैं, ठीक है। अब लाइट यहां से निकलेगा, देखिए फैंटास्टिकली लाइट निकल रहा है, ओह ओह यस। अब देखिएगा, ये लाइट यहां से निकला होगा, ध्यान देना, ये लाइट निकला ना यहां से, ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये पार्टिकल है। अब यहां का हर पार्टिकल क्या हो जाता है, अगर सेम फेज में हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं वेव फ्रंट, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा आगे जाएगा, अब ये वेव फ्रंट थोड़ा आगे चला गया, आगे चला गया ना, देखिए अब आगे हो, पहले यहां था अब यहां आ गया, तो ये वेव फ्रंट आगे बढ़ गया, ये जो वेव फ्रंट है। अब ये वेव फ्रंट फिर चेंज कर देगा, अब ये वेव फ्रंट और आगे आ गया भाई, ये वेव फ्रंट यहां आ गया, ठीक है, फिर और आ गया, ये वेव फ्रंट वहां चला गया। लेकिन बात समझना है कि यहां पर हर पार्टिकल का जो फेज है, जो सिचुएशन है, सबका एक ही जैसा, सब अगर ऊपर की ओर ऑसिलेट कर रहा है तो सब ऊपर ऑसिलेट कर रहा है। हालांकि पार्टिकल कहने से अपेक्षा हमको बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, लेकिन अभी हम हाइजेंस पे ही हैं। हाइजेंस से मैकेनिकल वेव माना था, यहाँ का हर पार्टिकल आर इन द सेम फेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। वेव के फ्रंट में इस पार्ट को वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। तो देखा होगा, अच्छा लगा, स्क्रीन पे चला गया लाइट, ठीक है, कुछ दिन पे वो लाइट भी डंप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूअसली चलेगा, इसमें तो लाइट कंटिन्यूअसली निकल रहा है, राइट। तो ये देखिएगा गौर से, ये वेव फ्रंट लगातार, भाई साहब ओहो, देखिएगा क्या हो गया, आप देखिएगा गौर से, एक ये अलग वेव फ्रंट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इतने सारे वेव फ्रंट हो गए, इतने सारे वेव फ्रंट हो गए। तो ये अलग वेव फ्रंट है, ये अलग वेव फ्रंट है, बट यही सोर्स है ना, ये यहाँ था, अब इसी सोर्स से एक और निकला जो यहाँ चला गया, यही सोर्स और निकला जो यहाँ आ गया, ये आ गया। अब ये वाला लाइट क्या होगा, थोड़ा देर के बाद क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ से कंटिन्यूअसली निकल रहा है भाई, ये तो कंटिन्यूअसली निकल रहा है, राइट, ये तो कंटिन्यूअसली निकल रहा है, हमने इसको रोक दिया अब निकलना, तो ये निकल रहा है। अब ये आगे बढ़ता चला जाएगा, मतलब आगे कौन मूव कर रहा है, वेव फ्रंट मूव कर रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। और इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, किस पे, वेव फ्रंट पे। वेव फ्रंट पे आपको अगर हम समझाएं थोड़ा सा और अच्छे से, हाँ वाह, यहां से अगर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया ऐसे ऐसे ऐसे, या ये सारे क्या कहलाएंगे, रे। वेव फ्रंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको रे कहते हैं, समझ में आया रे। जो सरफेस पे जो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, सरफेस पे क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लिए, दैट इज कॉल्ड द रे। फिर समझना, ये सरफेस पे जो परपेंडिकुलर, किस सरफेस पे, वेव फ्रंट पे। वेव फ्रंट क्या है, एक सरफेस है। कैसा सरफेस है, ऐसा सरफेस जो बहुत सारे पार्टिकल से बना हो। उसकी अवस्था क्या होता है, वो सारा का सारा पार्टिकल्स सेम फेज में होगा। क्या बोला मैंने, सेम फेज। क्या बोला मैंने, सेम फेज। याद कर लेना भाई, सेम फेज, सारा पार्टिकल सेम फेज में। फैंटास्टिकली इलस्ट्रेटिंग द वेव फ्रंट, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा।
इसको वेव फ्रंट कहते हैं। बोलेंगे तो हम इसको फोटोज को भी रख लेंगे क्रॉप करके, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार ठीक है। मैंने बना दिया, आपको ध्यान रहेगा, है ना, मैंने रख दिया है, तो आपके पीडीएफ में ये वाला फिगर रहेगा, तो आपको याद रहेगा यस इट वाज अ वेव फ्रंट। ऐसा ही सर ने समझाया था कि वहां से वेव निकल रहा है, आगे में सरफेस बन रहा है, और ये 3 डायमेंशनल हो सकता है, होगा ही, ठीक है। अगर एक पॉइंट सोर्स होगा तो क्या होगा, अब देखिएगा। अब टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में क्या होता है, अगर सोर्स पॉइंट सोर्स हो जाए, क्या कहा मैंने, सोर्स कैसा हो जाए, पॉइंट 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 सोर्स। पॉइंट सोर्स होगा तो उसका वेव फ्रंट स्फेरिकल बन जाएगा। कैसे स्फेरिकल बन जाएगा समझिएगा। हाँ, देखिए अगर पॉइंट सोर्स होगा, ठीक है, उसके सेंटर बना लीजिएगा भाई। ये ऐसे लगा कि ये रे क्या होता है एक्चुअली वेव फ्रंट, कैसे बनाते हैं वेव फ्रंट, बनाते कैसे, मान लीजिए सोर्स है, आप मान लीजिए इस मीडियम तो सेम है यार, ये सोर्स है, यहाँ पर पॉइंट सोर्स है, तो टी समय में कितना चलेगा, वीटी चलेगा, टी समय में कितना चलेगा, वीटी चलेगा, ये इधर कितना चलेगा, वीटी चलेगा, इधर कितना चलेगा, वीटी, यानी उसका हर रेडियस का रेडियस क्या हो जाएगा, वीटी हो जाएगा। तो सेम टाइम में कहीं ना कहीं हर पार्टिकल का जो डिस्टर्बेंस यहाँ पर लाइट निकला, आफ्टर टाइम टी के बाद कहीं ना कहीं पहुंचेगा लाइट, जहां ही पहुंचा उसको आप जोड़ दीजिए सब पॉइंट्स को, तो सरफेस बन जाएगा, एंड दैट सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट, दैट सरफेस इज कॉल्ड द वेव फ्रंट, ठीक है। ये तो हम बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होगा, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होगा भाई साहब, वेव फ्रंट टाइप्स का मतलब होगा कि आपको बहुत शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप का मिलता है। अगर सोर्स मेरा पॉइंट होगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा, तो कैसा मिलेगा, स्फेरिकल। कब मिलेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, जब हमारा सोर्स कैसा हो, पॉइंट हो, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा इस सरफेस पे, तो क्या बताएगा, रे। क्या समझ में आया, रे, ये होगा रे, द नॉर्मल ड्रॉन टू द वेव फ्रंट या वेव सरफेस इस कॉल्ड द रे। दूसरा कैसा वेव फ्रंट होता है, सिलेंड्रिकल। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। इसमें क्या करते हो, कहां खो गया सब लोग, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इसमें क्या करते हो बताओ, इसमें ना सोर्स को चेंज करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स का शेप पे वेव फ्रंट का शेप डिपेंड करता है। फिर रिपीट करूंगा, सोर्स का जो शेप होता है ना, उसी पे वेव फ्रंट का शेप डिपेंड करता है। अगर लाइन सोर्स होगा तो कैसा वेव फ्रंट होगा, यस इट विल बी अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इट विल बी अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ना भाई मेरे, तो डैट इज कॉल्ड द रे। समझ में आया रे, तो बढ़ो आगे रे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये क्या होगा, ये हो गया लाइन सोर्स, जैसा ट्यूबलाइट होता ना, तो ट्यूबलाइट हो गया ऐसा। अगर ऐसे यहाँ पर रख दे ट्यूबलाइट, जैसे सपोज कर लो ऐसा मेरे पास ट्यूबलाइट है, दिस इज द ट्यूबलाइट और नहीं है, अगर इसको ऑन कर देंगे, इससे जो वेव फ्रंट निकलेगा, मतलब आफ्टर टी टाइम के बाद सारा पार्टिकल कहीं ना कहीं पहुंचेगा, सारा डिस्टर्बेंस पार्टिकल मतलब डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं पहुंचेगा। टी टाइम के बाद जो डिस्टर्बेंस पहुंचेगा किसी ना किसी पार्टिकल के पास, और उसको अगर जोड़िएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। समझ में? अगर ये लाइट सोर्स ऐसे तो सिलेंडर जो है वर्टिकल बनेगा, और ऐसे है लाइट सोर्स हॉरिजॉन्टल, तो सिलेंडर भी हॉरिजॉन्टल बनेगा, राइट। और ये आपकी तरफ है तो सिलेंडर जो है इस तरह बनेगा। आई बात समझ में ना कि कैसे बनेगा सिलेंड्रिकल, ठीक है, गुड, फंटास्टिक, आप समझ गए। तीसरा होता क्या कि अगर मान लो कि लाइन सोर्स या पॉइंट सोर्स बहुत दूर रख दे, जैसे आप देखा होगा स्टार्स बहुत दूर है तो हमें कैसा लगता है, पॉइंट सोर्स।
तो अगर बहुत दूर रख दिया आपने तो वेव फ्रंट जो बनता है वो हमेशा प्लेन वेव फ्रंट बनता है। कैसा बनता है? प्लेन वेव फ्रंट। कैसा बनता है भाई? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट सॉरी, कैसा वेव फ्रंट बनता है? प्लेन वेव फ्रंट। लेकिन प्लेन वेव फ्रंट बनने के लिए कंडीशन क्या है कि हमारा लाइन सोर्स या पॉइंट सोर्स कहां होना चाहिए? इन्फिनिटी पे होना चाहिए। इसका एग्जांपल देता हूं। पृथ्वी का रेडियस बहुत बड़ा है, तो जब हम पृथ्वी पे के सरफेस पे खड़ा होते हैं ना, क्योंकि रेडियस बहुत बड़ा है तो हमें फ्लैट दिखाई देता है, समतल दिखाई देता है, प्लेन दिखाई देता है। और ये सिर्फ इसके लिए, इस वजह से कि रेडियस बहुत बड़ा है, स्फीयर बहुत बड़ा है। यही हाल होता है कि बहुत दूर से आ रहा है तो बड़ा स्फीयर बनेगा, क्योंकि पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। और इतना बड़ा बन जाता है तो हमको पूरा दिखाई तो देगा नहीं, इसका छोटा सा पार्ट हमको क्या लगेगा? प्लेन 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 प्लेन। एक छोटा सा पार्ट उसका प्लेन। जैसे सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जब हम खड़े होते हैं तो छोटे से एरिया आपको देख रहे होते हैं, तो वो एरिया हमें क्या दिखाई देता है? वो एरिया हमको प्लेन सरफेस दिखाई देता है सर। दैट इज अ प्योरली अ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या हो सकता है। वेव फ्रंट इज ए सरफेस, हम पढ़ देते हैं, ओवर विच अ वेव हैज अ कांस्टेंट फेज। फेज उसका चेंज नहीं करता है। इन अदर वर्ड्स इट इज एन इमेजिनरी सरफेस। ऐसा तो मेरे कल्पना मानते हैं कि सारा पार्टिकल सेम फेज वाले को जोड़ देते हैं तो वेव फ्रंट कहलाता है। ये इमेजिनरी है। सरफेस दैट रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन मीडियम वेयर द वेव हैज रीच्ड द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, एंड कैन बी विजुअलाइज एज ए लाइन और सरफेस इन 2 और 3 डायमेंशन, जो आपको बताया मैंने अभी। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट दे रहे हैं। स्फेरिकल वेवफ्रंट क्या होता है? तो पॉइंट सोर्स होता है, लाइट निकल रहा है, ये वेवफ्रंट क्या कहलाएगा? दिस शेप जो बनेगा वो बनेगा स्फेरिकल वेवफ्रंट का। ये क्या बन जा रहा है? स्फेरिकल वेवफ्रंट। फैंटास्टिक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो वेव बनता है, प्लेन वेव फ्रंट बनता है। प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट में क्या हो जाता है कि अगर पॉइंट सोर्स या लाइन सोर्स बहुत दूर चला जाए तो हमारा सरफेस जो है ना, जो वेव फ्रंट दिखता है वो प्लेन दिखता है सरफेस। तो लाइट वेव्स फार फ्रॉम द सोर्स लाइक द सन वेयर द कर्वेचर ऑफ वेव फ्रंट बिकम्स नेग्लिजिबल। मतलब बहुत बड़ा अगर सरफेस हो जाएगा, रेडियस स्फीयर हो जाएगा, तो मुड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा हमको। थोड़ी ना पृथ्वी पर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर हैं और रुक जा यार, अब ऐसे और हम यहाँ खड़े हैं। हमको तो जहाँ कहीं भी खड़ा होइएगा आपको पृथ्वी प्लेन दिखाई देगा। ये सिंपल है यार, थोड़ा रखे रहिएगा। वेव फ्रंट। एक तीसरा होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। यस, यू गॉट मी राइट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये लाइन सोर्स और ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। ये क्या है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। फॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक और बड़ा शानदार चीज दिया हुआ है। मान लो प्लेन वेव फ्रंट है, अगर रिफ्रैक्शन करेगा तो प्लेन वेव फ्रंट का मतलब वेव फ्रंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है? वेव फ्रंट पे आपको एक और अच्छी बात बताता हूं कि अगर मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट रहा तो रे तो यार ऐसे निकलेगा है, रे तो ऐसे आएगा। प्लेन वेव फ्रंट होगा तो रे तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये और परपेंडिकुलर होगा तो सारा लाइन जो रे है पैरेलल होगा। यानी रेस अगर पैरेलल है तो वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन। और रेस पैरेलल है तो मतलब अगर वो इंसिडेंट रे हुआ तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये बात पढ़ाया था। अगर रे इंसिडेंट रे पैरेलल है
तो ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। या रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, समझा, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल है तो इमेज इज एट इन्फिनिटी। कौन इन्फिनिटी पे है, इमेज, कब है, जब रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल है। पैरेलल का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है, समझ गया। अब ये पैरेलल है और मान लो यहाँ पर लेंस लगा देंगे मेरे भाई, तो रेस जब पैरेलल होता है ना तो उसका इमेज क्या बनता है, फोकस पे बनता है सर। या फोकस का डेफिनेशन क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज जहां भी बने दैट इज कॉल्ड द फोकस। इफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, इफ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद एक जगह मीट करता है या मीट करता हुआ मालूम पड़ता है, उसको फोकस कहते हैं। तो मान लीजिए ऐसे आएगा तो कहाँ बनेगा, फोकस तो आगे बनता है, आगे बनेगा तो बेफ्रंट क्या हो जाएगा, अब प्लेन था, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मतलब प्लेन से बन जाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। और शेप तो ऐसा रहेगा कि इस साइड से लिखेंगे लेफ्ट साइड से तो कॉन्वेक्स और उस साइड देखेंगे तो कॉनकेव, ताकि उसका सेंटर ऐसा लगे मानो फोकस पे ही काट रहा हो। सेंटर, फोकस उधर है तो सेंटर हमेशा उधर रखना चाहिए, ताकि हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ मिले, जाके फोकस मिले। क्यों ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, अरे रे की बात कर रहे हैं। बेफ्रंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करोगे तो बेफ्रंट कहाँ से मिलेगा मेरे भाई, कहाँ से मिलेगा। एकदम बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इज कॉल्ड द रे। आया रे समझ में, फंटास्टिक, ठीक है, ये आ गया। अगर मान लीजिए कि कॉनकेव लेंस रहता लेकिन वेव फ्रंट पहले से ही उल्टा रहता, ऐसे निकल रहा होता, मतलब इसके फोकस से ही रहता ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसे होता तो वेव फ्रंट तो ऐसे होता है, सॉरी ऐसे होता, ये वेव फ्रंट होता। और रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद, नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद हमारा वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा, हमारा वेव फ्रंट बन जाएगा प्लेन, ताकि रे क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। अब देखिए, याद कीजिए, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। दोहरा रहा हूं बातों को, ऑब्जेक्ट को कहां रखिएगा, फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखिएगा तो इमेज क्या बनेगा, फोकस पे, फोकस पे, राइट, फैंटास्टिक। अब इसी को मैंने डायग्राम से दिखाया, बड़ा सुंदर सा डायग्राम है यार। प्लेन वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गया, सेंटर, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ना मेरे भाई, ये फोकस होगा। ये ऑलरेडी पहले फोकस पे था तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गया तो प्लेन वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। बहुत बढ़िया पिक्चर दिखा दिया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है सर, समझ में आ गया सर, हमको समझ में आ गया वेव फ्रंट क्या, वेव फ्रंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, और स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, कब और कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया। रिफ्रैक्शन के बाद कुछ क्या वेव फ्रंट चेंज कर जाता है ये भी समझ में आ गया। चलो चलो चलो, अब आते हैं जिससे शुरुआत किए थे। यस, हाइजेंस साहब से मैंने अपना लेक्चर का शुरुआत किया, ठीक है। अब उसी को देखते हैं। तो हाइजेंस प्रिंसिपल, नॉट द हाइजेंस लेक्चर, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है भाई साहब, समझते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल को, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल में क्या है कि क्या करते हैं, एक सोर्स होता है, ठीक, फंटास्टिक, ओरिजिनल सोर्स है। अब टी टाइम के बाद क्या होगा कि हम वेव को पता करेंगे कहाँ कहाँ चला गया, तो जहां भी चला गया तो ये VT है, ये VT है। टी टाइम के बाद उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इन टाइम, और मीडियम एक ही जैसा है, कहीं बदल नहीं रहा है स्पीड। और उस मीडियम में ढूंढेंगे कि कौन कौन सा पार्टिकल सेम फेज में, ऐसे ढूंढना है।
आप VT डिस्टेंस पता कर लियो, सब पार्टिकल को देखिएगा कि सारा पार्टिकल जो मैंने यहाँ दिया ना, P1, ये पार्टिकल P2, ये P3, ये P4, ये सारे के सारे कैसा है, सेम फेज में है। यस यस यस, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि देख भाई, सोर्स है, सोर्स को T टाइम के बाद पता कर कि कहाँ पहुंचा, तो इधर साइड में यहाँ पहुंचा, इधर साइड निकला तो यहाँ पहुंचा, इधर साइड जो निकला वो यहाँ पहुंचा, और वो सारा पार्टिकल T टाइम के बाद जहाँ पहुंचा है, सुनो कौन खोल के, जहाँ पहुंचा है सबका सब सेम फेज में है, तो इसको बोलते हैं वेव फ्रंट, और इसको अभी बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। फिर थोड़ा देर बाद समझेंगे काहे प्राइमरी बोला। ठीक, अब क्या होता है कि यहीं से क्या होता है, ये पार्टिकल जो है ना, यहाँ पर, यहाँ जो पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल एक अलग सा सोर्स की तरह, ये सारा पार्टिकल जो ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, वो अपने आप को एक नया सोर्स की तरह बिहेव करता है। समझो बात को, ये गया, ये वेव फ्रंट बना है, ठीक है। अब वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल है वो अपने आप को एक सोर्स की तरह समझता है, और वहां से भी वेव निकलता है। तो वहां से जो वेव निकला वो ऐसे, यहां से भी निकलेगा, ऐसे यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, ये सारा वेव निकल रहा है। अगर कोई और होता भाई साहब तो वहां से भी निकलता, इसमें क्या है। अब जो सेकेंडरी, अब एक सोर्स से निकलेगा जो वेव, उसको वेवलेट कहते हैं। तो यहाँ का जो वेवलेट है, ये सब वेवलेट, इसको भी T टाइम के बाद देखो, नेक्स्ट T टाइम के बाद देखो, और इस T टाइम के बाद देखो कि इस सोर्स से, अगर ये सोर्स S1 है तो इस सोर्स को कितना ले लिया, S2, इस सोर्स को S3 ले लिया, ठीक है। ठीक है, इस सोर्स को S3 ले लिया, इस सोर्स को S4 और इस सोर्स को S5। अब इस सारे सोर्स से पता करो उस सोर्स के ऐसा पार्टिकल ढूंढो S1 का जो S2 के पार्टिकल से सेम फेज में रह रहा हो। मैंने S1 का एक पार्टिकल ढूंढ लिया, यस, और S2 का एक पार्टिकल ढूंढ लिया, यस, S3 का ढूंढ लिया, S4 ढूंढ लिया। इस सारे डिफरेंट सोर्स वाले पार्टिकल, मैंने जो प्राइमरी वेव फ्रंट था, वह पहला वाला जो वेव फ्रंट था, उसके जो पार्टिकल जो अपने आप को क्या समझ बैठा, क्या अपने आप को बना बैठा, एक एज ए इंडिपेंडेंट सोर्स, एज ए इंडिपेंडेंट सोर्स, और वहां से भी सोर्स हो गया तो वेव निकलेगा वहां से। तो मैंने कहा ठीक भाई, तू इंडिपेंडेंट से निकल, यहां से भी निकाल अपना वेव निकाल, लेकिन हम ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जो सारा का सारा क्या हो जाए, वैसे पार्टिकल को ढूंढ रहे हैं कि S1 का जो ऐसा पार्टिकल, S2 का ऐसा पार्टिकल, S3 का ऐसा पार्टिकल, वो सब का सब सेम फेज में हो। तो ये वाला जो वेव फ्रंट है वो भी क्या हो गया, एक वेव फ्रंट बन गया। या वेव फ्रंट, अगर सेम फेज वाले से एक सरफेस बनाइएगा तो वेव फ्रंट बनेगा, बट इसका नाम देते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, यस, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्यों सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं, समझ ले, अभी समझ सके तो। इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है, सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। आई बात समझ में, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो प्राइमरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट किससे आएगा, जो प्राइमरी वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल था उस सोर्स से, जो इसको कहते हैं सेकेंडरी सोर्स, इसको सोर्स को भी नाम दिया सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स से जो वेव फ्रंट बना, सेकेंडरी सोर्स की हेल्प से जो वेव फ्रंट बना उसको कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट, और जो ओरिजिनल सोर्स से वेव फ्रंट बना उसको प्राइमरी वेव फ्रंट। माने एक वेव फ्रंट बना, वेव फ्रंट का सारा पार्टिकल क्या काम कर रहा है, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहा है, और उससे भी, और ऐसे सारे जो इंडिविजुअल सोर्सेस थे उनके से जो वेव निकला वहां का पार्टिकल को जोड़ रहे हैं। मतलब यहां से ऐसा पार्टिकल चुना जिसका फेज यहाँ के पार्टिकल से सेम था, यहाँ के सेम था, यहाँ सेम था, यहाँ सेम था, तो इसको क्या बोला मैंने, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोला। मैंने उसको जोड़ देने पे, टैंजेंशियली जोड़ देते हैं, इसको टैंजेंशियली हमने जोड़ दिया, तो क्या बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टैंजेंशियली ऑन द सरफेस ऑफ सेकेंडरी सोर्स विच आर इन द सेम फेज। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स से जो
वेव निकला, वहाँ के हम ऐसे पार्टिकल को टेंजेंशियली जोड़ दिए जो सब सेम फेज में था, उसको सेकेंडरी वेव फ्रंट के। यही हाइजेंस प्रिंसिपल है। हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है कि वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल होते हैं वो ऐसे सेकेंडरी एक सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, उससे भी ये सोर्स निकलता है। तो टेंजेंशियली सेकेंडरी सोर्स से जो वेव निकला है वो ऐसे टेंजेंशियली जोड़ दे जो सारे पार्टिकल सेम फेज में है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल समझ लेते हैं भाई। क्या बोला हाइजेंस साहब ने? हाइजेंस साहब ने बोला कि कंसीडर ए वेव फ्रंट एट ए सर्टेन इंस्टेंट इन टाइम। एक वेव फ्रंट माने उसका एक सोर्स होगा, ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट, कौन सा वेव फ्रंट? यही प्राइमरी वेव फ्रंट कह रहा हूं, सर्व्स एज ए सोर्स ऑफ न्यू वेवलेट्स। वेवलेट माने हर पॉइंट एक नया वेव निकालेगा, उसको वेवलेट कहते हैं। दैट स्प्रेड आउट इन ऑल द डायरेक्शन एट द सेम स्पीड एज द ओरिजिनल वेव। जो ओरिजिनल वेव का स्पीड था वही सेकेंडरी वेवलेट से जो वेव निकलेगा उसका भी वही स्पीड होगा। समझ गए? फिर थर्ड द पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट लेटर टाइम, कुछ देर के बाद, इज फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग द एनवेलप या टेंजेंशियल सरफेस। कंस्ट्रक्टिंग एनवेलप की जगह लिखिएगा टेंजेंशियल सरफेस ऑफ दिस सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, इसको सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे। तो यही मैंने फिगर से भी आपको दिखाया है। देखिएगा, प्राइमरी वेव फ्रंट, ये ओरिजिनल सोर्स, ये एक वेव फ्रंट लिया जिसको मैंने प्राइमरी वेव फ्रंट किया, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। जो टेंजेंशियली जो बनता है ना, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, ठीक है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। आप लिख सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। वाह, ठीक है, चलिए अब हम लोग एक डिफाइन कर रहे हैं रे। समझ में आ रही? हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं? रे। ठीक है, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं रे। समझ में आएगी? रे क्या है? जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले के एन एरो ड्रोन, मैंने कहा कि अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा किस पे? वेव फ्रंट पे, वो क्या कहलाएगा? वो रे कहलाएगा। रे रे रे, तो रे क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द वेव फ्रंट। ये रेड वाला जो लाइन है वो रे है, ये वाला लाइन कहलाएगा रे। समझ में आया रे? फंटास्टिक रे। ठीक, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए भाई, अब हाइजेंस ने क्या किया? इसी आइडिया को प्राइमरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट के आइडिया को यूज करके रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को प्रूव किया। और हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है या कहा गया है कि आप हाइजेंस की हेल्प से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव कीजिए। तो लेट अस स्टार्ट कि रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव करना है वो अभी से स्टार्ट करते हैं। हाउ रिफ्लेक्शन विल बी प्रूव्ड बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। ये जाने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए कि हमने क्या बताया। हमने बताया कि भाई वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, जिसमें वेव के बारे में स्टडी करते हैं, और उसमें सबसे मेन पॉइंट था वेव फ्रंट, उसका टाइप्स क्या होता है, रे क्या होता है, और हाइजेंस प्रिंसिपल किसे कहते हैं, और उसको कैसे समझते हैं, ये बात कह दिया। अब उसका यूज देख रहे हैं। ठीक है, अब उसका यूज समझ रहे हैं। ठीक है, कैसे? तो आइए, तो हम लोग इसका यूज कैसे समझते हैं? तो प्रूफ देखना चाहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। ओके ओके, तो ऐसा करते हैं, पहले इस पर डायग्राम बनाना बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए ये मिरर है, मान लीजिए ये मिरर है। ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम यार। मिरर है तो हमारा आता क्या? रे आने का मतलब होगा वेव फ्रंट आना, तभी तो रे होगा। और हम मान लेते हैं कि ए वी इज एन इंसिडेंट वेव फ्रंट। हमने इस फिगर को इसलिए रखा है कि जो डेरिवेशन किया हुआ है लैंग्वेज के साथ किया हुआ है, आगे वाले स्लाइड में होगा, तो उसको तो रटना है एग्जाम के लिए, समझना है, समझ के बाद रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वही डेटा मैंने यूज़ किया है, इसीलिए मैंने इसको पहले ड्रॉ कर रखा है। ए बी ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट है।
और इसके जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा यार, रे। ये क्या होगा, ए सी, ठीक है। और इससे जो रे हुआ उसको परपेंडिकुलर, तो ये रे यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगाया था, बीटी, ये डिस्टेंस बीटी हो जाएगा। बी से जो रे पहुंचा कहां पे, मिरर पर, और ये तो पहुंचा वही था। तो टी समय में आप क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं कि ये रे टकराने के बाद कहाँ जाएगा टी समय बाद, तो ये टी समय के बाद भी टी है, और उससे क्या करते हैं हम लोग, आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, यहां से यहां जोड़ देते हैं, और इसको बोलते हैं डी। ये वाला रे क्या है, इंसिडेंट रे, लेकिन ये रे क्या हो गया, रिफ्लेक्टर रे है। लेकिन हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये सी, ये रे तो अभी यहीं पर पहुंचा है, और ये रे यहां से टकराने के बाद यहां पहुंच गया, इस फ्लू को जोड़ दिया, ये दोनों क्या रहेगा, सेम फेज में रहेगा। लेकिन हमको प्रूव करना पड़ेगा कि CD के पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब के सब सेम फेज में होगा। और दूसरी बात, अगर प्लेन मिरर है और प्लेन वेव फ्रंट आएगा तो प्लेन वेव फ्रंट ही रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। जैसा आता है वैसा ही रिफ्लेक्ट करता है प्लेन मिरर में। अभी हम लोग प्लेन मिरर ही लिए, ठीक है। तो देखिएगा हमको प्रूव करना पड़ेगा कि टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है, CD इज ए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। टू प्रूव CD इज ए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। CD इज ए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। CD क्या है, एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। CD इज ए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ठीक है, CD इज ए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब क्या करना है भाई साहब, हमको प्रूव कैसे होगा। मान लीजिए एक पॉइंट पकड़ लीजिए, क्यों, वहां पे लिखा होगा क्यों, है ताकि मैं जब ऊपर करूं तो वो दिखता रहे। एक अपने मन से क्यू पॉइंट ले लीजिए, और वो क्या करेगा, क्यू तो यहां से आप पहुंच जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, रे है T1 टाइम में पहुंचा, कहां पे पहुंचा, वो पहुंचा P पे, और यहां से टकराने के बाद वो कहां पहुंच जाएगा, CD पे, और इसका नाम रख दीजिए क्या, R। यानी Q से रे निकला, P पहुंचा। अगर सारा रे कहां से, AB से निकलने के बाद T समय के बाद, दो बातें कहा, AB से सारा का सारा रे निकल जाए, नहीं समझ पा रहे, फिर से AB क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है, ये क्या है, प्लेन, और बेहतर होता कि हम लिखते क्या, प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, ये B रख लेते हैं, प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। तो सारा का सारा रे जो है यहां से निकलेगा, कहां से, AB से जो निकलेगा, ठीक है, AB से जो निकलेगा, देखिए यही बता रहा था मैं कि भाई AB से जितना सारा रे निकल जाए वो सब के सब T समय के बाद, क्या कहा, सारा रे कहां से निकल रहा है, दिमाग में विजुअलाइज करो, कहां से निकल रहा है, AB से, कहां से निकल रहा है, AB से। नहीं समझा, हम दिखाते हैं तुमको, कैसे नहीं समझोगे तो, ऐसे 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 ऐसे, ये सब रे कहां से निकल गया रे, अरे निकल गया कहां से, AB से। समझ में आया बात। और ये T समय के बाद क्या, अब खटखट हटाना पड़ेगा यार, चलो नहीं हटेगा, कोई बात नहीं, हम है ना, तो हटा दो, ठीक है। ठीक है, ये हट गया। अब ये सब रे यहां से निकलता है, AB से आता, टकराता किससे, ये वाला जो मिरर है, और टकराने के बाद सब क्या करता, फिर समझ लेना, टकराने के बाद ये सब ऐसे ऐसे भाग जाता, ऐसे 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 ऐसे,
ये सब भागे कहाँ पहुंच जाए, CD पे पहुंच जाए। AB से जितना रे निकले T समय के बाद, कितने समय के बाद, T समय के बाद, क्योंकि B से C आने में T लगा है, उतना ही देर में ये सारा रे जो निकल रहा है A से B के बीच, सबसे एक्सट्रीम रे तो यही निकलेगा जो अभी सरफेस पे पहुंचा है। बाकी रे तो टकरा के लौटेगा, उस सब कहाँ जाए, CD पे आ जाए। तो अगर ऐसा आ गया मेरे भाई तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और ये वंस ये प्रूव हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो यस उसके बाद आप ज्योमेट्री लगा के प्रूव कर सकते हैं। बट देखिए कैसे प्रूव करते हैं। मान लीजिए रे को टाइम टेकन, ये लिखना नहीं एग्जाम में, लिखा हुआ सिस्टमैटिक लैंग्वेज के साथ लिखा, टाइम टेकन बाय रे फ्रॉम Q टू रीच P, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा PQ बटा V। PQ कितना हो जाएगा भाई साहब, अब PQ तो पता नहीं यार कैसे होगा, PQ कैसे निकलेगा, चलिए तो कैसे निकालते हैं। तो एक है PQ निकालना। अब हमको देखिएगा इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC दिखा, सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, APQ हो जाएगा। देखना ABC ट्राइंगल और APQ, इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री करेंगे भाई, 10th का ज्योमेट्री, सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये सब प्रूव करने जा रहे हैं, इस सब का यूज करने जा रहे हैं। तो ABC सिमिलर टू ट्राइंगल किसके, APQ के। तो आप कह सकते हो क्या कह सकते हो भाई, कह सकते हैं सर रुकिए, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर AP बटा छोटा ट्राइंगल का AP बटा AP बटा AC इज इक्वल टू बोल देंगे, क्या बोल देंगे, दिस बटा दिस इज इक्वल टू PQ बटा BC। ये देखो सिमिलर ट्राइंगल से दिस साइड, छोटे ट्राइंगल का दिस साइड, बड़े ट्राइंगल का दिस साइड, छोटे ट्राइंगल का दिस साइड, बड़े ट्राइंगल का दिस साइड, क्या हो जाएगा का रेशियो सिमिलर होगा। हम करते क्या है, AP बटा AC को x मान लेते हैं, लेट AP बटा BC इज इक्वल टू x। PQ क्या होता है, PQ हो गया BC और ये हो गया BT, ठीक है। तो PQ क्या निकालेगा, XBT, आ गया ना, ठीक है। अब हम यही T1 टाइम निकालना चाह रहे थे यार, जिसको बोल रहे थे PQ बटा B यहाँ पर, तो PQ तो हो गया XBT बटा B, तो आंसर आ गया XT, यस XT आ गया। रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा, अब देखिए T1 वो टाइम है जब रे Q से कहाँ पहुंचा, मिरर पे पहुंचा, Q से कहाँ पहुंचा, मिरर पे पहुंचा। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड दोनों के लिए। Q से कहाँ पहुंचा, P पे पहुंचा, यस यू आर राइट, Q से कहाँ पहुंचा, P पे पहुंचा। तो रिमेनिंग टाइम क्या हो जाएगा, रिमेनिंग टाइम क्या होगा, T माइनस T1, T माइनस T1 का क्या होगा, T माइनस XT, 1 माइनस एक्स इंटू टी कर लेंगे भाई साहब, 1 माइनस एक्स इंटू टी, रिमेनिंग टाइम T माइनस 1 माइनस 6 इंटू टी। डिस्टेंस कवर्ड इन द रिमेनिंग टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन द रिमेनिंग टाइम, इन रिमेनिंग टाइम, तो क्या हो करेंगे, 1 माइनस एक्स इंटू टी इंटू बी, या ऐसे कर लीजिए स्पीड इंटू टाइम, v इंटू 1 माइनस एक्स इंटू टी, आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू वी टी। जो टाइम T1 लगा था Q से कहाँ पर था, मिरर तक पहुंचने पर, मैंने कोई पॉइंट Q था वहां से रे निकला, मिरर में पहुंचा P पे, लगा टाइम T1, तो बचा टाइम क्या है, T माइनस T1, क्योंकि टोटल टाइम तो T ले रहे हैं ना, जो B से C पहुंच रहा है। फिगर को याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है, फिगर को याद रखिएगा, फिर एक बार देख लीजिए, B से C पहुंचा उसको टाइम लगा है T, यहाँ से यहाँ पहुंचा लगा है टाइम T, और इसको जोड़ दे तो यहाँ का जितना भी रे है कहाँ से, C और D से, सबका रे T टाइम के बाद कहाँ पहुंच जाए, AB से जितना भी रे निकले T टाइम के बाद कहाँ पहुंच जाए, CD पहुंच जाए, तो CD विल बी द रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट। अभी तो प्रूव हुआ नहीं है, अभी एक बात और प्रूव करना पड़ेगा, क्या प्रूव करना पड़ेगा, अब देखिएगा गौर से तो आपको एक और चीज समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा।
हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है ना और नीचे ले आते हैं, इसलिए मैंने इसको यूज किया है हर बार। ओहो हो, आइए सर प्लीज समझिएगा। अब दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि ट्राइंगल ए डी सी, अब क्या प्रूव करने जा रहे हैं, ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर सी। ए डी सी सिमिलर किसके है, पी आर सी से, ए डी सी सिमिलर टू पी आर सी। फैंटास्टिक, ओके ओके ओके, दिस विल बी ए डी बटा, अब ऐसे कर लीजिएगा पी आर सी। तो अब ऐसे करिए, छोटे ट्राइंगल का पी सी, बड़े ट्राइंगल का ए सी, दिस इज इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाई ए डी। अरे ये छोटे ट्राइंगल का दिस, बड़े ट्राइंगल का बड़ा साइड, छोटे ट्राइंगल का छोटा साइड पी आर, बड़े ट्राइंगल का सी डी। ठीक है, अब क्या प्रूव करेंगे, अब ये पीसी को लिख देंगे ए सी माइनस पीसी, ये पीसी है तो इसको लिख देंगे ए सी माइनस एपी। अरे पूरे में से एपी को घटा दो, क्या मिलेगा, पीसी। ठीक है, फैंटास्टिक, एकदम ज्योमेट्री है, 10th का ज्योमेट्री है। एपी और डिवाइड बाई ए सी, पी आर आने दीजिएगा, ये हो गया वीटी। तो ए सी बटा ए सी, ए पी बटा ए सी इजकल टू पी आर बटा बी टी। ओके ओके ओके, पी आर बटा बी टी यहाँ लिख देंगे, 1 माइनस एक्स यहाँ कर देंगे। क्या बात है सर, 1 माइनस बी टी कर लेंगे यार, यहाँ पर यही तो करना था, बहुत दिनों से किया नहीं था, समझ लीजिए पी आर। अब देखिएगा ये इक्वेशन बड़ी जबरदस्त आ गया यार, इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। करा रिमेनिंग टाइम में जो डिस्टेंस होगा 1 माइनस एक्स इंटू वी टी होगा और देखिएगा जो एक्स माइनस वी टी है डिस्टेंस, वो पी आर है। मतलब आपको उधर वाला फिगर ले जाते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि यहाँ से ये जो पी आर डिस्टेंस है वो कितना है, 1 माइनस एक्स इंटू वी टी। और यहाँ का जो यहाँ से रे आया T1 टाइम में, जो रिमेनिंग टाइम बचा T माइनस T1, उस टाइम में कहाँ चला गया, वो चलाया R पे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो नहीं हो सकता किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट पर किसी लाइन पर एक यूनिक परपेंडिकुलर होता है, किसी भी लाइन पर एक पॉइंट से यूनिक परपेंडिकुलर होता है। तो यही डिस्टेंस हो सकता है, यानी कि टी टाइम के बाद जो रे निकलेगा उस सब का सब रे कहाँ पहुंचेगा, सी डी पहुंचेगा। और क्यू तो अपने मन से लिया हुआ है, क्यू जो लिया हुआ है आर्बिट्ररी है, अपने मन से अपनी इच्छा से कहीं ले लिए, तो ए और बी के बीच कहीं भी होगा, यानी ए और बी के बीच कहीं भी क्यू रखिए, टी टाइम के बाद उसका रे कहाँ पहुंचेगा, सी डी पे पहुंचेगा। फिर रिपीट करो, सारा का सारा रे ए बी से जो निकलेगा वो सब कहाँ पहुंचेगा, क्योंकि क्यू आर्बिट्ररी है, सी डी पहुंचेगा। सी डी विल बी अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, सी डी विल बी अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये हो गया सी डी। अब ये सब लिख दिया क्यू जार बेटी, सी डी हेंस सी डी क्या हो जाएगा, सी डी इज ए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ऐसा ही आपको रिफ्रैक्शन में भी करना पड़ेगा, और बिहार बोर्ड को ये करना है। अगर सीबीएसई बोर्ड वाले अगर इसको देख रहे हैं तो उनको ये सब कुछ नहीं प्रूव करना है, उनको सिर्फ लिख देना है कि ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम द इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी रीचेस द सी डी एट द सेम टाइम। मैंने लैंग्वेज वाइज करना है कि सारा रे ए बी से जो निकलेगा, इससे जो निकलेगा सारा है इससे जो रे निकलेगा मेरे भाई, इससे क्या है इससे जो रे निकलेगा उस सब का सब
जो रे निकलेगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, उस सब का सब पहुंच जाएगा आफ्टर टाइम टी के बाद, टकरा टकरा के टकरा टकरा के टकरा टकरा के सब कहाँ पहुंच जाएगा, इस सी डी में पहुंच जाएगा। यही लिख देना है। होपफुली यही समझ आया। बिहार बोर्ड को थोड़ा सा लेंथी दिखाना होता है तो थोड़ा डिटेल में लिखते हैं, या कोई भी स्टेट बोर्ड की एग्जाम में थोड़ा सा लेंथ देना पड़ता है। सीडी इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। अब सीडी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है तो फिर उसको बुलाएंगे यार, ना क्लोन बनाते हैं, बहुत काम कर रहा है यार। अब देखोगे क्या होगा। अब आई क्या होता है, यहां से देखो ये क्या है, रे। आई क्या होगा, ये आपको रे में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं मिरर पे। आई क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ये कितना होगा 90 माइनस आई, ये कितना हो जाएगा आई। समझो फिर से, ये रे आ रहा है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होता है उसे आई कहते हैं। समझ में आई, आई किसको कहते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई। आई ज्योमेट्री से 90 माइनस आई, और 90 माइनस ये भी 90 होगा, तो ये क्या हो गया आई। समझ में आई, ठीक। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए सर, और ये कहिए कि ये क्या होगा, यार ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है यार, तो ये कितना हो जाएगा, समझने वाली बात है, ये आर हो जाएगा। तो आप गौर से देखिएगा, देखिएगा ये यहाँ पे ये क्या हो गया आर, ठीक है। तो आपको एक और चीज तरीके से करा देता हूँ, ठीक है, एक और तरीके से कर देता हूँ। समझिएगा, एक और बात चीज आपको समझना पड़ेगा कि देखिएगा ये क्या है, ये रे है, ये इंसिडेंट रे, और ये और इसके बीच ना 90 डिग्री होगा। बात समझने की कोशिश किया, ये रे और ये नए 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। कौन सा रे, एक बात समझिएगा, रे आर आ गया, उधर क्या आ गया आई, और ये हो जाएगा। चलिए हम आपको और कर लेते हैं, तो चलिए ठीक है, आपको थोड़ा सा हमको लगता है कि एक और हमको स्टेप करें तो ज़्यादा मज़ा आता है। आप ऐसे कर लीजिए, ट्राइंगल, अरे यार हमको लगता है कि आगे बढ़ जाना चाहिए जब इतना पढ़ाए तो। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी होगा, ए बी सी ट्राइंगल, कौन ट्राइंगल देखना, ठीक है। ये ट्राइंगल यह है, ट्राइंगल देख लिया, ये ट्राइंगल ले रहा, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्यों, तो देखो ये 90 डिग्री पे है, ये कितना है 90 डिग्री पे, बड़ा अच्छा समझ में आ गया 90 पे, तो ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ठीक है सर, ये एंगल कितना होगा आई, समझ में आई, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये आई और ये क्या हो जाएगा आर, ठीक है। ये आर हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये और ये तो 90 है, तो ये पूरा का पूरा 90 माइनस आई, ठीक है। और ये मान लीजिए, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ उदय, ठीक है, ये आर है, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। आई ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, ठीक है। तो ये 90 माइनस आर, देखिए ये 90 है राइट, ठीक है, ये पूरा 90, ये क्या हो गया पूरा एंगल 90 माइनस आर, तो ये वाला एंगल दिखेगा, हम तो हटा देते हैं, ये एंगल हो जाएगा 90, ये एंगल हो जाएगा आर, ये 90 माइनस आर, तो ये आर, और ये आई, और ये पूरा एंगल कितना है 90 माइनस आई, ये 90 है, तो ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा आई। अगर समझ सको तो समझ लो, मतलब आपको देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, और एंगल नॉट द ट्राइंगल, मैंने गलती बोला था, बी सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, सॉरी एंगल डी सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर,
चूंकि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हम ऐसे पहले नीचे ले आते हैं आपको, ठीक है, और उसको पूरा ऊपर ले जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट अगर है ट्राइंगल, कैसे कॉन्ग्रुएंट है देखिएगा, ये और ये वाला साइड सेम है, रेडियस है, ये वाला कॉमन है, और देखिएगा दोनों क्या है 90 डिग्री पे है, तो ये प्रूव हो गया। या एंगल से भी देख सकते हैं। तो अपने क्या किया है, एडी और इधर से क्या है बीसी सेम है, एसी ट्राइंगल एडीसी का भी सेम है, ट्राइंगल एबीसी के लिए भी सेम है, दो साइड और दोनों 90 डिग्री एंगल मिल गया, आर्चेस सेम है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। और ये ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या रहता है, इक्वल होता है। फंटास्टिक। तो ये हो जाएगा एंगल बी ए सी क्या होगा, आई इज इक्वल टू आर, एंगल आई और एंगल आर, एंगल आर। फंटास्टिक। यानी ज्योमेट्री से हम कहीं ना कहीं कंक्लूड कर पाए कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, कौन एंगल, दिस और दिस एंगल। तो एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, हमको समझाना कि हमको लग रहा है कि थोड़ा सा समझना चाहिए आपको आई और आर क्या करेंगे, बच्चे नहीं समझते। यहाँ पर ये एंगल है आर और ये पूरा का पूरा कितना है 90 माइनस आर, और ये एंगल हम इधर कहाँ घुस गए एडीसी में, तो ये एंगल कितना हो गया आर, यही कह रहे थे। ठीक है, फिर अगर हम दूसरा कलर चेंज कर ले उसको, ठीक है, तो हम बोलेंगे देख भाई यहाँ से जो एंगल आएगा वो हो जाएगा आई, समझ ले, यहाँ से हो जाएगा आई, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आई हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, लेकिन यहाँ तो 90 है, ये 90 माइनस आई, तो ये एंगल ये ट्राइंगल का ये हो जाएगा आई। ठीक है, थोड़ा समझ लेना। और फ्रॉम ज्योमेट्री से क्या देख रहे हो, ये है नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल, ये क्या है ये नॉर्मल, ये क्या है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टर रे। देखिए नॉर्मल ये है रिफ्लेक्टर रे, ये क्या है इंसिडेंट रे, इसको बोल सकते हैं इंसिडेंट रे। ये वाला क्या हो गया रे रिफ्लेक्टर रे। ये सब तीनों क्या हो जाएंगे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टर रे एंड नॉर्मल लाई द सेम प्लेन, दैट्स इट। ठीक है, फैंटास्टिक। तो यही लिखना, और यही चीज हमने यहाँ पर आपको दिया है लिख के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको लैंग्वेज होगा, यही डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया है जो डायग्राम वहाँ दिखा रहा थे, आप इसको अच्छे से बारीक से देख लीजिएगा। सब कुछ कराया मैंने, सब कुछ वही चीज कराया। ठीक है, तो आपको देखिएगा। ठीक है, फिर मैंने वही सिमिलर किया, फिर इक्वल किया, फिर अगले चैप्टर लेक्चर में उसमें आ गए, तो वैसा लिखा है हेयर द रे कमिंग फ्रॉम द क्यू रीच द सी डी एट पॉइंट आर इन द सेम टाइम एज ए रे कमिंग फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट B reach the CD, but the point Q is arbitrary, so all the rays coming from AD reach the CD at the same time, so CD is a reflected wave front। थोड़ा हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है तो थोड़ा बीच में गैप में कुछ है नहीं। ठीक है, आई का फिर फ्रॉम फिगर द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टर रे एंड द नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स तो बनना नहीं होता है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको पूरे फॉर्मेट को बोर्ड के लिए याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू। ठीक है, और इसके बाद कुछ है नहीं, तो इस तरह से हमने आपको समझा दिया कि वेव फ्रंट क्या है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या है, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, आपको रे किसको कहते हैं, और हाइजेंस से रिफ्लेक्शन का प्रूफ कैसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइजेंस से रिफ्रैक्शन को प्रूफ करके समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।